वेलकम बैक व्यूअर्स। हम अपने प्रोग्राम में इतना डिटेल में जा चुके हैं और इतनी अच्छी बातें हो रही हैं कि ये प्रोग्राम मुझे रैप अप मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और हम पीटीआई की इस वक्त उन चीज़ों को जान रहे हैं कि जो मेरे ख्याल से टॉक शोज़ में बड़ी कम आती हैं, क्योंकि टॉक शोज़ में अमूमन लोग झगड़ रहे होते हैं तो काम की बात कोई नहीं कर रहा होता और इतनी डिटेल से कोई बात नहीं कर रहा होता। हम वी आर वेरी थैंकफुल फॉर नकवी साहब कि वो इतनी डिटेल में आज हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। नकवी साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए जहाँ पे आपने रोका था कि अब हम जो इस सेटअप में जहाँ पे इतनी करप्शन रैम्पेंट हो रही है, तो आपने एक तो बताया ये कि फॉर द फर्स्ट स्टेप कि आप एक आदमी जो टॉप पे है उसको निकाल दें, उसको ऐसी इबरतनाक सज़ा दें कि वो आइंदा कोई दूसरा आदमी उस चीज़ टाइप की चीज़ को करते हुए सोचे। फिर आपने ये भी कहा कि हमें एमएनएसटी भी देनी पड़ेगी लोगों को। अच्छा, मैं एक आदमी से मुराद मेरा सिर्फ एक आदमी नहीं, इससे कहा मैं एक आदमी के खिलाफ है। ठीक है। जैसे कि जहाँ सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार हो जाता है ना टोटल, जी, तो वहाँ करप्शन परवान चढ़ती है। ठीक है। पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर का। सो देयरफॉर हर इदारे की एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, एक उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए और वो उसके अंदर पावर का जो है और प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस के साथ उस आदमी को लाना चाहिए। ठीक है। कभी भी अगर सिर्फ एक आदमी पे आएगा तो वो उसमें निज़ाम खराब होने के चांसेस ज़रूर हैं अगर वो आदमी बहक जाए। तो हमें तो ये है कि पूरी इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करनी है। अनफॉर्चुनेटली कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं रही इस मुल्क के अंदर। आपकी कोई, देखिए, चाहे वो इंजीनियर्स की काउंसिल हो, चाहे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की हो, चाहे आपके इनकम टैक्स वालों की हो, दे आर ऑल इंडल्जिंग एंड ब्रेकिंग लॉज एंड कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इस वक्त नहीं है। ठीक है ही नहीं। इससे वो उनके पास वो कहते करें कैसे, पूरा निज़ाम ही आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कोई आदमी ऐसा मिसाल नहीं रहा जिसके बारे में कहेंगे दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें, वो सूरत हाल कोई नहीं है। मतलब बात यह है कि अगर मैं 1 रुपए की चोरी करता हूं और दूसरा शख्स 1 करोड़ की चोरी करता है, चोरी तो दोनों कर रहे हैं, दोनों चोरी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ना, कोई शक तो नहीं। चोर तो दोनों कहलाएंगे। जी हाँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम सारी है कि इस मुल्क में जो पकड़ा जाता है ना, वो हमेशा 1 रुपया चोरी करने वाला पकड़ा जाता है, 1 करोड़ वाला नहीं पकड़ा जाता। जब जिस 1 करोड़ वाले को पकड़ लोगे, रुपए वाली चोरी करने वाले सब गायब हो जाएंगे और जो करोड़ वाले भी हैं वो भी जो है 1/10 रह जाएंगे। ये बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ। तो यानी आप ये चाहते हैं, आपका ये कहना है या आपकी पार्टी का ये कहना है वोट से कि आप करप्शन को वीड आउट करने के लिए एग्जांपल्स भी सेट करेंगे, आप करप्शन को वीड आउट करने के लिए सेटअप में भी चेंज करेंगे, आप करप्शन को वीड आउट करने के लिए इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वो स्टेप्स लेंगे कि जिससे वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होते चले जाएंगे वो फैक्टर्स। लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर। जी, हम कहते हैं इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी। मैं सवाल कर लूं फिर आप इसको कंप्लीट कीजिए। मेरा सवाल ये है कि क्या पीटीआई के पास ऐसे लोग हैं इस वक्त कि जो ये सारी चीज़ों को इन प्लेस कर सकते हैं? क्या पीटीआई के पास ऐसा ब्रेन है इस वक्त कि वो उस लेवल पे टॉप मैनेजमेंट पे जाके बैठकर वो बोल्ड स्टेप्स ले सके कि जो आज दूसरे लोग चाहते हुए भी नहीं ले पा रहे? अब प्लीज आप अपना जवाब दीजिए मुझे। पीटीआई कौन है? पीटीआई पाकिस्तान है। या तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान में नहीं रहे, पीटीआई क्यों एग्जिस्ट करते? आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि चले जाएं। पीटीआई तो नहीं कह रही ना, हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं पीटीआई पाकिस्तान है। ठीक, पीटीआई पाकिस्तान है। पीटीआई किसकी बका क्या वजह से पाकिस्तान है? पीटीआई पाकिस्तान में बुराई और पाकिस्तान का हर वो शहरी जिसके लिए इस मुल्क का दर्द है वो पीटीआई है। ठीक है। उसको कल हमको एहसास था कि जो हम कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और इलाज सिर्फ ये है, रोज बर रोज हमारे यहाँ जोक दर जोक लोग आ रहे हैं और उनको ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि जो बात हमने आज 16 साल पहले शुरू की थी कि इसका मुल्क का मर्ज करप्शन है, इस मुल्क को एक दयानतदार लोगों की ज़रूरत है। वी नीड टू ब्रिंग इन अ गवर्नमेंट विच कैन ब्रिंग गुड गवर्नेंस। उसका एहसास लोगों को, लोग कहते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या है? अरे प्रोग्राम इज ओनली गुड गवर्नेंस। मैं कहता हूं मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन करने को तैयार कि मैं घर कैसे बनाऊंगा गरीबों के लिए और तालीम कैसे आम होगी, और मैं कहता हूं कि जो अगर ऊपर से हुकूमत करने वाले उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ही इंप्लीमेंट करने लगे और जो उनका काम है
वो करने लगे सही मानों में, तो इस मुल्क के आधे मसाइल दूर हो जाएंगे। और ये मुझे इस बात का यकीन है कि दयानतदारी के साथ अगर एक हुकूमत पाकिस्तान में आ गई, दयानतदारी के साथ, और वो कोई 2 नंबर काम ना करे, तो लोग उनके मुजस्मे बना के पूजने भी सकते हैं। इसलिए कि इस मुल्क में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इट इज़ वी आर वेस्टिंग देम। यस, हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हमें आबादी को भी कंट्रोल करना है। हमारे यहाँ पावर्टी है, इस वक्त आपकी 40% लोग जो हैं वो $1 a डे से नीचे हैं, जो वर्ल्ड बैंक की पावर्टी लाइन है। आपके पास शेल्टरलेस पर रूम ऑक्यूपेंसी जो है वो 1:8 हो गई है कि 8 आदमी एक कमरे में रह रहे हैं पक्के, अगर आप देखें, जबकि वर्ल्ड स्टैंडर्ड इज अराउंड 1:1। बट इंडिया तो हमसे भी नीचे है इस चीज में। नहीं, शेल्टर की बात कर रहे हैं शेल्टर की जो बात कर रहे हैं, नहीं, शेल्टर पर रूम ऑक्यूपेंसी की बात, वहाँ पर रूम ऑक्यूपेंसी जो है 1:6 है, हम 1:8 है। हमारी इज गेटिंग वर्स बाय द डे। ठीक है, चले, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इस 4.5 साल में पाकिस्तान का कर्जा जो है वो 8,000 बिलियन से बढ़ गया जी, और अब वो 13,500 बिलियन है इस वक्त का कर्जा, एज ऑफ मई, एंड ऑफ मई रादर अप्रैल, जो कि 108% से 4.5 साल में बढ़ा, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड जो है इंक्रीज़ है, कभी नहीं हुआ, इस 4.5 साल में हो गया। हमारा जो सिर्फ डेट सर्विसिंग है वो 1 ट्रिलियन रुपए का है। तो अगर हम टैक्स टारगेट 2.3 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो 1 ट्रिलियन जो है हम रीपेमेंट ऑफ डेट कर रहे हैं। 0.5 ट्रिलियन जो है हमारा बजट डिफेंस का है। तो 1.5 ट्रिलियन तो हमारा ऐसे ही खत्म हो रहा है। 700 जो है वो पीटीआई ऐसा क्या करेगी कि हमारा जो 13,500 बिलियन का और एवर इंक्रीजिंग ये डेट है, इसको आप रोक सकेंगे? देखिए, लेट्स पुट इट दिस वे, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपने अपने आप को 1 साल के बड़े सारे टारगेट्स दिए और जिसमें 100 डेज और बाकी की आप बात करते हैं। मेरा जो सबसे बड़ा, मुझे डेट इतना बॉदर नहीं करता, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मुकम्मल करने में। जी प्लीज। मुझे डेट वो बॉदर करता है जो अय्याशी पे लग रहा हो। अगर वो डेट मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ जी, जो कि एक वाइबल यूनिट हो जी, तो वो डेट मुझे बॉदर नहीं करता, इससे कि उस इंडस्ट्री का पे बैक पीरियड है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने गुची की घड़ी पहनी और ये सब किया और उसकी लाइफ है और उसका रिटर्न कुछ नहीं है, वो इनकम कुछ नहीं कमा के दे रहा, तो दैट इज गॉन। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, हमारी अनफॉर्चुनेट बात यह कि हमने उस डेट से ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना इंडस्ट्री बनाई। व्हाट हैव वी डन इट? वी वेस्टेड इट ऑन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। सो आई थिंक सो वी नीड अ लॉ कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है, डेवलपमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जस्ट लुक एट इट, अगर मेरी टैक्स रेवेन्यू डबल हो जाए जी, तो मुझे क्या ये कोई मुश्किल है इतना लोन रीपे करना? नहीं, खत्म हो गई बात। बिल्कुल बात सही है आपकी। तो मुझे 2 ही एतराज है ना। एक तो यह है कि लोन के पैसे जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए खर्च होने चाहिए, और हमारे मुल्क में डेवलपमेंट की बेतहाशा गुंजाइश है। जिस चीज़ को देखें वो टूट रही है या आपको चाहिए। ठीक है ना। आप एक रेलवे लाइन नहीं चला सक रहे, रेलवे नहीं चला सक रहे, आप एक हवाई जहाज की कंपनी नहीं चला सक रहे, आप एक स्टील मिल नहीं चला सक रहे। मतलब जो आपकी चीज़ें मुनाफा करने लगी थी, स्टील मिल एक ज़माने में प्रॉफिट करने लगी थी, तभी बेचने की बात हुई थी ना। आज उस स्टील को क्यों नुकसान हो रहा है? मकसद वो नुकसान में थी, नुकसान से मुनाफे में आई, उसके सारे डेट पे ऑफ हो गए। आपने बेचने की कोशिश की, उसको बेचने में भी आपकी बदनीयती थी जिसकी वजह से कोर्ट ने रोका जी, इससे कि उसका असेसमेंट सही नहीं हुआ था। आपने असल में आदमी रियल एस्टेट खरीदता था। मतलब मलिक रियाज साहब अभी परसों तो एक प्रोग्राम के अंदर कह रहे थे कि हमने अगर हबीब बैंक इतने में बेच दिया तो इससे ज़्यादा तो मैं कई चीज़ें बेचता रहता हूँ, तो इसके मानने ये है कि हबीब बैंक वॉज सोल्ड अंडर द प्राइस देन व्हाट इट शुड हैव बीन सोल्ड। तो करप्शन हैज बिकम द रूट कॉज ऑफ इट। अगर हम हर चीज़ को नेक नियति से का ट्रांसपेरेंट, देखिए नेक नियत मैं ज़रूर हो सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट होना भी ज़रूरी है। मेरी नियत है लेकिन मेरे पास इल्म नहीं है, मेरे पास सलाहियत नहीं है, तो
मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बासलाहियत लोगों का फुकदान नहीं है। वी हैव, अभी भी एक सर्वे आया था, पता नहीं यू सीन इट नॉट, they have rated Pakistanis as the 4th most intelligent people. That's correct. But the problem is that that brain of what you are talking is quickly being drained out of this country. Why is it being drained out? Unsuccessful policies. No. I mean, there is a problem that if I want to get out of my house for a walk after 8 o'clock, I cannot go. Law and order, na? Law and order is a problem. Law and order se zyada, let's call it security. Despite the fact that I have been surrounded by police guards due to ministers living by my side. देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि I have been abroad, I have lived abroad. Why did I come back to the country? Take away this security problem away. जी. Because of my roots here, because of my friends here, because of my family here, because of the culture here, because of the things which जिनसे मैं मानूस हूँ, जी जी, उन सब की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये मसला ना हो तो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर जगह नहीं है। इसमें कहीं मैंने पैसे का जिक्र नहीं किया। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपकी बात मैंने इसमें कोई आपसे नहीं से कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, आज भी डॉन के अंदर एक बड़ी अच्छी बात है, पता नहीं ये प्रोग्राम कब चलेगा, 16 जून के अखबार में देख लें, 15 जून के अखबार में देख लें, हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में उन्होंने लिखा कि डेवलपिंग वर्ल्ड इज वे अहेड इन हैप्पीनेस इंडेक्स। बिकॉज हैप्पीनेस का ठीक है, मनी के बारे में जो एक बड़ी अच्छी सेइंग है, मनी can never buy you happiness, but it can prevent a lot of sadness. That's correct. ठीक है ना? That's correct. And I think so that's a very good saying on that. तो मैं समझता हूँ कि yes, people first and foremost want security and opportunity, and an opportunity where it is a level playing field. हमने क्या किया हुआ इस वक्त माशरे में, हमने उस सब्जेक्ट को टच नहीं किया। तालीम एक बहुत अहम जुज़ है। हमने अपनी एक पूरी परसेंटेज ऑफ दी आबादी जिसकी तादाद 80% है, उससे ज़्यादा है, उनको हमने कंडेम कर दिया है कि अब तुम ज़िंदगी भर जो है क्लर्क रहोगे या मजदूर रहोगे, हम तुम्हें उससे आगे नहीं बढ़ने देंगे। बढ़ेगा कौन? जो सिटी स्कूल का पढ़ा हुआ है, जो बीकन हाउस का पढ़ा हुआ है, वो जो ग्रामर का पढ़ा हुआ है, जो HSN का पढ़ा हुआ है, और इसके अंदर भी एक हायरार्की है। ठीक है, ये हायरार्की एक आदमी की सलाहियत के लिहाज से नहीं है, उसकी इकोनॉमिक माइट के लिहाज से है। और जिस निज़ाम के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को तरक्की की नहीं देंगे, वो माशरा हमेशा इंतज़ार पजीर है। I understood your point. This brings me to my next question, that how would Pakistan Tehreek-e-Insaf disseminate education? How would Pakistan Tehreek-e-Insaf will induce the people or the children to obtain primary basic education? Please keep this in mind that our structure of education is below par. मेरा तो बड़ा सिंपल सा मेरा सवाल होता है लोगों से कि मैं ये कहता हूँ कि क्या आप अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजना पसंद करेंगे जहाँ पे आप ये समझ रहे हैं, जहाँ पे आप ये कहते हैं कि पूरी पाकिस्तान के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे? क्या आपका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा? तो फिर मैं मानूं कि हाँ ठीक है, एजुकेशन बहुत अच्छा लेवल है पाकिस्तान में। देखिए, और आप कैसे उसको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? मैं आपको ये बताऊं कि मैं 1971 में मैट्रिक की। ठीक है, 1971 में भी कैम्ब्रिज के इम्तिहान होते थे। जी बिल्कुल। सेंट पैट्रिक्स और ग्रामर में होते थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान में 99% बच्चे जो थे वो बोर्ड के इम्तिहान में देते थे। सही है। यानी चाहे मैं हबीब स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, हबीब स्कूल, कैंट पब्लिक स्कूल, ये सारे स्कूल, इवन सेंट पैट्स के अंदर भी मैट्रिक सेक्शन और कैम्ब्रिज सेक्शन होता था। ठीक है। और बड़े अच्छे अच्छे अमीर घरानों के बच्चे जो थे वो मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन जो होता था वो इंटर के रिजल्ट की बेसिस पे होता था। A लेवल्स के अंदर आपका 1 साल ज़ाया होता था, तो सब बच्चे जो थे वो मैट्रिक, इंटर, ये सब कर रहे होते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। आज ये निज़ाम क्यों तब्दील हो गया? सही, ठीक है ना, इससे कि एक आपने नया निज़ाम आने दिया, एक आपने क्लास कॉन्शियस सोसाइटी को क्रिएट करके अपने लिए एक एलिटिस्ट माहौल पैदा किया। ठीक। और इसके पीछे जिन लोगों की भी साजिश है वो आप देखें, मैं समझता हूँ ये मुल्क के साथ बाकायदा एक पाकिस्तान के साथ साजिश हुई है
ये वो बहुत आप सारी सही चीज़ें- कैसे करेंगे इस चीज को, कैसे सही कर सकते हैं? अब इसके लिए जरूरी है कि हमें पहले वन सिलेबस थ्रू आउट, यानी आपका कहने का मकसद है कैम्ब्रिज और मैट्रिक को खत्म कर देंगे आप? मामा क्या वन सिलेबस, सब कैम्ब्रिज ले आओ या सब मैट्रिक ले आओ, कोई दो निज़ाम नहीं। जब आप कह रहे हैं कि आपने खुद मैट्रिक और कैम्ब्रिज सिस्टम से मैं पढ़ा, कह रहा हूँ कि आपने पीटीआई का सोल्यूशन मांगा है जी ना। पीटीआई के सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। पीटीआई का सोल्यूशन इज वन सिलेबस, ईदर क्रिएट अ बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड विच इज एज गुड एज कैम्ब्रिज, ठीक है, बट यू हैव टू रेज योर लेवल ऑफ एजुकेशन। ये नहीं हो सकता कि चाकू मार के चीटिंग करे, बाहर से पर्चा हल होके आए, इसलिए कि उसकी वैल्यू नहीं रही। सही है। बात सारी ये है, इस वक्त का जो सिस्टम है उसमें तो यही हो रहा है कि बाहर से ही आके पेपर मिल जाता है प्रिंसिपल को पीट दिया अभी, नहीं, ये वसीम आदिल सिस्टम साहब तो को नेशनल हाँ, बार- ये तो दिस ये इज नॉट गोइंग टू, अगर ये हाउ विल यू इंप्रूव दिस आफ्टर पुटिंग वन सिलेबस? वुड यू देन send your own child to that system? और there is no choice, there is no choice। Because at this point जो भी मिनिस्टर्स के बच्चे होते सब बाहर पढ़ते हैं, यहाँ तो कोई नहीं पढ़ता। साहब बात ये है, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन पे कंट्रोल कर लें, जी जी, ठीक है ना, अब पढ़ भी लें, कितने मिनिस्टर हैं हमारी गवर्नमेंट में, तो इंशाल्लाह आएंगे तो 20 से ज्यादा नहीं रखेंगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड ले लूँ? जी आप ऑन रिकॉर्ड ले लें, इससे कि ये हमारा वादा है लोगों के ठीक साथ। ठीक, वजारतों के लिए कोई लोगों को आना चाहिए 20 आप मिनिस्टर्स। 20 मिनिस्टर, ठीक 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 है। चले, तो आप ये कहते हैं कि एक सिलेबस सिस्टम होना चाहिए, चाहे पहला, और उसी में गरीब का बच्चा भी जाएगा, उसी में अमीर का बच्चा भी जाएगा। देखिए अब आया स्कूल, जी अब स्कूल के निज़ाम की बात है, किताबें एक पढ़ाई जा रही हैं, ठीक, ठीक है, असातिज़ा एक बड़ा अहम चीज़ हो गई। सही है। जैसे कि अब फैक्टर क्या है, अब फैक्टर जो है वो 3-4 आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है स्कूल का, असातिज़ा आते हैं और किताबें आती हैं, ठीक ठीक है ना। किताबें तो आपने कह दी ना एक, किताबें तो एक, अब इंफ्रास्ट्रक्चर और अब ये भी असातिज़ा देखिए पे ना, आ अब गया। आप ये देखिए कि ये कितनी अच्छी साजिश है इस मुल्क के अंदर कि हर साल सिलेबस चेंज कर दो, नई किताब छपेगी टेक्स्ट बुक बोर्ड की, कि पिछले साल की नहीं हो। मैं कनाडा में मेरे बच्चे पढ़ते थे, आज तक किताब नहीं खरीदी, उन्होंने पब्लिक स्कूल सिस्टम में पढ़ते थे। कनाडा में पब्लिक स्कूल सिस्टम का मतलब है गवर्नमेंट स्कूल, इंग्लैंड में मतलब है पब्लिक स्कूल प्राइवेट, लेकिन कनाडा में पब्लिक स्कूल सिस्टम है। उसके अंदर आज तक मैंने अपने बच्चे के लिए 1 पैसे की किताब नहीं खरीदी, जिसे कॉल्ड टेक्स्ट बुक। वैसे खरीदी, टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी थी कि वो क्लास में पढ़ता था, जब उस क्लास से निकल के जाता था उसी क्लास में छोड़ के जाता था, अगला बच्चा आता था वही किताब पढ़ता था। 5 साल बाद वो अपने सिलेबस को रिवाइज करते थे और अगले 5 साल के लिए, कि उनको पता है लाइफ ऑफ द बुक इज 5 years। ठीक है, ठीक है, तो आप बुक्स का खर्चा कम कर देंगे इस तरीके से। असातिज़ा आज के दौर में अगर आपने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, मैं सब आपके व्यूअर्स को जो है खान एकेडमी पे चले जाएं, जिन लोगों ने नहीं, अगर आपने भी नहीं देखा आप जाके देखें। ओके, खान एकेडमी इज अ वेब बेस्ड टीचिंग टूल। ठीक ठीक, आज इस वक्त आप बेहतरीन टीचर्स के लेक्चर्स जो हैं, बाय जस्ट प्रोवाइडिंग अ वेरी स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ टेलीविजन एंड अ वीडियो प्लेयर, आप जितने बेहतरीन टीचर है उसके साथ आपको सिर्फ एक टीचिंग असिस्टेंट चाहिए, क्वालिटी ऑफ टीचिंग इंप्रूव हो गई आपको। यू डू नॉट हैव टू, इवन इफ द टीचर इज एब्सेंट, क्लास हो सकती है। ठीक, मैं समझ गया आपका पॉइंट। उस इलाके के लोग जो हैं वहां को देखें, इससे क्या इस वक्त सबसे बड़ी विक्टिमाइजेशन टीचर ट्रांसफर्स में होती है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स तो आपका एजुकेशन वाला मुझे समझ में आ गया, और मैं ये भी देखा कि आपने कहा कि आप करप्शन को भी ख़त्म कर सकते हैं। आप वो डेट अगर इंक्रीज हो कि जो आपके मुल्क की डेवलपमेंट में हो रहा है, यू आर इन फेवर ऑफ इट, otherwise you are against, Totally against. increasing the debt. But and my last part of my program, because it has I'm very grateful कि आपने इतना टाइम दिया। Last but not the least, आपने लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात कर ली। एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में इस वक्त कोई 8000 मेगावाट्स की कमी है। मैं एनर्जी के ऊपर एक प्रोग्राम कर चुका हूँ अपने उस इकोनॉमिक व्यूज़ में, और मैंने एनालिसिस किया था कि पाकिस्तान में पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी क्या है और हम क्या कर रहे हैं। सबसे सस्ती एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी है, हम नहीं बना रहे, 0.1% हम बना रहे हैं। उसके बाद हाइड्रो, जो पानी से बिजली पैदा होती है, हम कोई
15% से ज़्यादा वो नहीं बनाते। वो सीजनल भी है, सीजनल को यानी उसमें टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन सबसे सस्ती फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद आती है जी सोलर, फिर आती है विंड टर्बाइन, और फिर कोल। हमारे पास पोटेंशियल, मैं आपको सिर्फ पोटेंशियल बता दूं कि पंखे से जो हवा से बिजली पैदा हो रही है, I know quite a lot about this subject. ठीक। अच्छा, पाकिस्तान में सिर्फ 13,000 मेगावाट्स 30,000 मेगावाट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। हम 1 मेगावाट भी इससे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। आप एनर्जी मिक्स की अगर बात करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने एनर्जी मिक्स में ऑयल का जो फैक्टर है उसको मोर देन 50% कर दिया, जिससे आपकी जो आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि ऑयल की इंपोर्ट का बिल जो है हमारा सबसे ज़्यादा है इस वक्त। तो आप कैसे आप समझते हैं कि क्या ऑयल के मिक्स को कम होना चाहिए, नंबर 1। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एनर्जी क्राइसिस जो इस वक्त सबसे बड़ा मैं कहता हूँ डाकू है पाकिस्तान के ऊपर, ये जो सबसे बड़ा हमारा मसला है, 2 मसाइल हैं जिसको मैं पर्सनली समझता हूँ, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दूसरा ये एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्रियाँ हमारी या तो बंद हो रही हैं या यहाँ से निकल के दूसरे मुल्कों में, बांग्लादेश में और दूसरी जगहों पे जा रही हैं। आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी में, लेट्स टॉक अबाउट द क्विक फिक्सेस जी, एंड देन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्विक फिक्सेस जी, क्विक फिक्सेस में लाइन लॉसेस, ठीक है। देयर आर विद इन पाकिस्तान आपके स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं कि आपकी लोकल लेस्कोस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसमें इस्लामाबाद वाली कंपनी के लॉसेस जो हैं वो 14% हैं, ठीक है। एंड हैदराबाद के अंदर जो है वो 42% है, KHC में 42% है। तो मैं ये नहीं कहता, मैं जापान की मिसाल नहीं दे रहा, मैं कहीं और की नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ हो सकते हैं तो यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी एनर्जी एफिशिएंसी, इस वक्त आप ये देखिए कि आपके प्लांट्स की कंडीशन ये है कि जो इस वक्त वापडा के ओन प्लांट्स हैं उसके अंदर एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो अराउंड 20% होवर कर रही है, और जबकि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इवन ऑन डीजल इंजन उसके अंदर 38% से कम दुनिया भर में कहीं नहीं आती, ठीक है। ये 20% क्यों है? ये 20% सिर्फ 2 वजह से हो सकती है। पहली वजह को मैं कहता हूँ टेक्निकली नॉट पॉसिबल, कि द स्टेट ऑफ द मशीनरी इज सो बैड कि उसकी एफिशिएंसी ख़राब है, ठीक। और दूसरी वजह यह है कि जो तेल आ रहा है वो चोरी हो रहा है, तो जब वो चोरी होता है तो दिखाया तो जाता है इतना तेल इस्तेमाल हुआ, बिजली इतनी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी, तो आपके तेल की बेतहाशा चोरी हो रही है इस वक्त उसके अंदर से, वो आप बंद करवाइए। तीसरी चीज़ ये कि आपकी जो वेस्ट हीट है उसको आप कंबाइंड साइकिल पे लेके जाएं, आपके एनर्जी एफिशिएंसी, यानी जो फर्नेस ऑयल आपका इस वक्त 20% कर रहा है उसको आप 60% एफिशिएंसी पे बड़े आराम से ले जा सकते हैं विद अ कंबाइंड साइकिल। तो अगर वो 20% एफिशिएंसी के ऊपर बिजली आपको 14 रुपए की पड़ रही है, तो 60% एफिशिएंसी पे वो बिजली आपको कितने पड़ेगी? आपको पड़ेगी तकरीबन 4.5 रुपए की, ठीक है, ठीक। फिर ये फिक्सेस करने के बाद आपके these are your short term image. How much time would this require? This minimum needs, देखिए चोरी तो doesn't need any time, it's a matter of days to fix it. Line losses अगर उसमें टेक्निकल वजूहात हैं जिसके अंदर it will need some investment and about 6 months max, ठीक है। और अगर वो सिर्फ चोरी का है तो इट इज अगेन करप्शन ख़त्म करना एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोड्यूस करना, और उनके अंदर जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो डायरेक्टरेट्स हैं, उसके अंदर इंडिपेंडेंट कर दें और उनके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रखें, टेन्योर दें लोगों को सो दैट दे कैन प्रूव परफॉर्मेंस इज द बेसिस ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। इफ दे डोंट परफॉर्म द बोर्ड शुड गो और द बोर्ड शुड डिसाइड हु शुड गो फ्रॉम अमंग्स द टॉप ऑफिसर्स, ठीक है। दैट्स हाउ यू ब्रिंग इन एफिशिएंसी। अब आई के मिड टर्म, सही, मिड टर्म के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास फौरी तौर के ऊपर वी हैव स्टेटेड, आपके आसिम साहब इज ऑन रिकॉर्ड, पिछले साल उन्होंने कहा कि वी हैव फाउंड गैस डिपॉजिट्स विच आर लार्जर देन द सुई फील्ड, ये उनका स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। दैट गैस इज कॉल्ड शेल गैस। यस, I was going to come to that point, and tight gas as well. वो शेल गैस, टाइट गैस इज द सेम थिंग, right? उसके इट्स एट अ लोअर लेवल, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट आर मोर एक्सपेंसिव बट स्टिल चीपर देन, इट्स गोइंग टू बी हाफ द प्राइस ऑफ व्हाट ईरान पाकिस्तान डील जो हुई है उसके। वो अच्छा, इन सबको भी छोड़ते हुए आपको जो पावर इंपोर्ट करने के पोटेंशियल है
because certain countries are willing to export power to you at a price which is far lower than your current cost of production, which is India has offered, Russia has offered that they will build a line through Afghanistan, Turkmenistan के से, and Iran itself has offered you. हमें ये चीज़ें जो हैं ये ले लेनी चाहिए फौरी तौर के ऊपर, बिकॉज हमारी इकोनॉमी को इमीडिएट रिलीफ मिलेगी, इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगी। इंडस्ट्री जो आइडल हुई भी है बिजली ना होने की वजह से वो प्रोडक्टिव हो जाएगी, मैन पावर यूटिलाइज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो ना लेना भी क्रिमिनल है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो कि आप फौरी तौर पे जितनी ग्रिड से कनेक्ट करने में जितना टाइम लगता है और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो करना पड़ेगा, और तो ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको जो है मिड टर्म आ जाए जी, लॉन्ग टर्म में भी, इसलिए लेट्स लुक एट इट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म वी मीन 2 years, when we talk mid term we mean 2 to 5 years, okay, and when we are talking long term we are saying beyond 5 years, because एक हाइडल डैम को बनाने के लिए पाकिस्तान में from the day you start to the day you complete 6-7 साल से कम में नहीं बना। 4 साल प्लानिंग, मैं तो छोटे डैम्स की भी बात कर रहा हूँ, उसके रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स की भी बात कर रहा हूँ, उसमें भी आपको 6 साल से कम नहीं लगता। आपकी बात सही है। To get financial close, to get the money and everything and to put the packages in, इससे कि पैसा will be a major issue पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। But what is the plan? The plan for the mid term क्या है? You have to look at innovative field. You have to protect कि आप पहली चीज ये कि जितने प्लांट्स आप गैस नहीं दे सकेंगे और ऑयल के बजाय उनको कोल पे लेके आइए, अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, देयर इज अ कॉस्ट फॉर कन्वर्जन, इफ इट्स इकोनॉमिकली वायबल फॉर दैट यूनिट। मैं हर यूनिट के लिए अक्रॉस द बोर्ड नहीं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज हमारे कुछ यूनिट्स इतने पुराने हो गए कि उसके ऊपर वो कन्वर्जन कॉस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां वो वायबल है आपको फौरी तौर पे कोल पे कन्वर्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज कोल इज स्टिल अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस, और उसकी वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्शन बिकॉज ऑफ द कार्बन इशू उसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस भी कम नजर आ रहे हैं। ठीक है ना। सो मैं समझता हूँ कि हमारे मिड टर्म पॉलिसी में ये होना चाहिए कन्वर्जन ऑफ प्लांट्स टू कोल फायर्ड प्लांट्स। अच्छा, एंड इवेंचुअली क्योंकि आपके पास इतने बड़े कोल डिपॉजिट हैं, चाहे आप उसको अगर आप उसको गैस में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए तो आप गैस से उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर आप उसको जो कहते हैं फ्लूइड कोल वो टेक्नोलॉजी पे, तो वो ट्रांसपोर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप तब भी सप्लाई कर सकेंगे, और अगर नहीं होगा तो आई एम श्योर द टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड के ये फ्राइबल कोल है जो कि हमारा थारपारकर में है, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट ऐसे कि उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी अगर आज हम शुरू हो जाए इन अर्नेस्ट तो 7 से 8 साल चाहिए फॉर टू स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग दैट कोल। ओके, देयरफॉर इट इज स्टिल डिस्पाइट द फैक्ट कि 1992 में ये कोल फील्ड्स डिस्कवर हुई हैं, इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि वी से वी हैव गॉट द 6th लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, और आज एक एनर्जी स्टाफ कंट्री जो कहती है कि इस कोल फील्ड में इतनी एनर्जी है विच इज़ 6 times द एनर्जी विच सऊदी अरेबिया हैज़ इन टर्म्स ऑफ ऑयल, वी आर स्टिल नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट इट। इसके बिहाइंड जो रीजन है उसके लिए मुझे आपको फिर एक अलग प्रोग्राम में आना पड़ेगा, ये वो एक बहुत बड़ा इशू बाय इटसेल्फ है। ठीक, तो बट इवेंचुअली पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो एक किसी सर्टन फ्यूल पे नहीं होना चाहिए। विंड एनर्जी मेरे ख्याल से आउट ऑफ द अदर इट्स चीपर देन इवन हाइडल इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसलिए कि एक तो ये है कि उसकी नॉन कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप है, ठीक है, एस्केलेशन नहीं है, टाइम पीरियड इज वेरी शॉर्ट, एज लॉन्ग एज यू हैव प्रूवन इट दैट इट विल द विंड इज देयर 1 year probably, as long as you know the wind is there. Unfortunately we started without proving what would be the availability of these windmills. ठीक है, तो ये है, और इसके अंदर जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा काम किया है एनर्जी पॉलिसी के ऊपर। हमारे थिंक टैंक्स हैं, अगर आपको कभी डिटेल फिरोज खान साहब को बुलाएं, और लोग हैं पीटीआई के जो एनर्जी पे काम करते हैं। इस पे दोबारा एक एनर्जी पे खास तौर पे मैं एक प्रोग्राम करना चाहूँगा, आप हमें रेकमेंड कीजिएगा, हम उन्हें बुलाएंगे और उनसे जरूर समझेंगे। और के ऊपर असद उमर साहब को आप बुलाइए, पीटीआई से ताल्लुक, अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि
क्या पोटेंशियल है और वो कैसे नहीं, मैं एक्सट्रैक्ट हो आपको ये सकता सिर्फ है? इसलिए बता रहा हूँ कि आपने एक सवाल मुझसे पूछा था कि पीटीआई के पास ब्रेन्स कैसे कैसे। मैं इसीलिए आपके मैं सामने ये आपका नाम पॉइंट बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। आप ये देखेंगे कि पीटीआई वो पार्टी है मेरे ख्याल से जो सब पाकिस्तान में गए, अगर देखेंगे तो सबसे अच्छे। वेरी क्विकली एंड वेरी ब्रीफली मुझे बताइए कि हेल्थ मैनेजमेंट पे क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना इफ़ेक्टिवली लोगों को हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ अवेयर और हेल्थ के जो हमारे इश्यूज़ हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, कॉस्ट हमारे पास नहीं, उसको कैसे आप सही कर सकेंगे? देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने शायद आपके दूसरे पार्ट में या तीसरे पार्ट में कहा था कि तहरीक इंसाफ के नारों में है तालीम, सेहत, रोजगार सबके लिए। बिल्कुल। अच्छा, सेहत एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, इससे कि ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है जहाँ सेहत का मसला आ जाता है जी। अच्छा, उसके अंदर भी आपको फैसला करना पड़ेगा कि क्या क्या कौन से मसाइल हैं जिनको आप एड्रेस करेंगे। पहली चीज़ चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है ना, जिससे आपके इट इज़ वन ऑफ द मिलियन गोल्स जिसको हम मिस कर रहे हैं। ठीक। एंड दिस इज़ वेरी सिंपल टू कंट्रोल। कम बच्चे पैदा करो तो वैसे ही कम मरेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। दूसरे जो बच्चे पैदा करो तो उनकी बुनियादी सेहत की अगर अवेलेबल हो सेंटर तो वो कोई इशू नहीं है। बात यह है कि हमारे यहाँ वो बुनियादी बेसिक हेल्थ यूनिट जिसे कहा जाता है वो फंक्शनल नहीं है। वो फंक्शनल क्यों नहीं है? वो करप्शन की नज़र हो चुका है। लेकिन वो करप्शन भी क्यों है? देखिए, बात यह है कि देखिए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो आइन का हिस्सा है जी, उसको लोगों ने, शहर के लोगों ने तो शायद उसको महसूस किया, कराची के लोगों ने महसूस किया, दूसरी जगह के लोगों ने भी महसूस किया कि जब ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट होती है तो उनके इलाके के हालात बेहतर हो जाते हैं, सड़क की सफाई बेहतर हो जाती है, कूड़ा उठने लगता है, स्कूल के अंदर टीचर नहीं आता तो उनके पास कोई दरवाज़ा होता है खटखटाने के लिए कि ये नहीं हो रहा। जैसे ही वो प्रोविंस के लेवल पे चला जाए तो आप सोचिए कि एक आदमी दादू से आके क्या शिकायत करेगा कि मेरे इलाके में जो है गांव के अंदर टीचर नहीं है या डॉक्टर गायब है। नकवी साहब, पॉइंट वेल टेकन। व्यूअर्स, बातें बहुत सारी हैं, वक्त ख़त्म हो गया। पीटीआई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छी तरीके से हमें बताया, लेकिन बहुत क्रिटिकल होंगे वो इनिशियल 100 दिन। अगर ये कहते हैं कि हमारे इनिशियल 100 दिन में हमें बहुत सारे काम करने, अगर पीटीआई आती है पावर में तो 1 साल में उन्होंने ये टास्क अपने आप को दिया है कि वो टैक्स रेवेन्यूज़ को डबल कर देंगे। 1 साल में उन्होंने ये अपने आप को टास्क दिया है कि वो शॉर्ट टर्म में एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। 1 साल में उन्होंने ये टास्क अपने आप को दिया है कि वो करप्शन को अगर वो ऑक्टोपस है तो उसका 1 या 2 टेंटिकल्स तो काट ही देंगे। 1 साल में उन्होंने अपने आप को टास्क दिया है कि वो टैक्स के स्ट्रक्चर को पूरा रिफॉर्म कर देंगे और कम से कम टैक्सेशन डिपार्टमेंट से करप्शन ख़त्म हो जाएगी कि जो इस वक्त 800 बिलियन रुपए की है। 1 साल में उन्होंने अपने आप को टास्क दिया है कि वो जो स्मगलिंग पाकिस्तान में हो रही है इनसाइड एंड आउटसाइड, उसको किसी हद तक रोकने में कामयाब हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म भी सॉल्यूशंस दिए हैं, लॉन्ग टर्म भी सॉल्यूशंस दिए हैं। अब ये चेंज अगर आना है तो ये हमारे अंदर से आना होगा। ये चेंज अगर हमें लाना है तो हमें फैसला करना होगा कि हमें क्या आने वाले टाइम्स में उन लोगों को लेके आना है कि जिनके पास विजन भी है, जिनके पास गोल्स भी हैं और जिनके पास वो लोग भी हैं कि जो उस विजन और गोल्स को अचीव करने की सलाहियत रखते हैं। बजट पे बहुत डिटेल में इन्होंने बात की, इन्होंने हेल्थ इश्यूज़ पे बहुत डिटेल में बात की, इन्होंने एनर्जी इश्यूज़ पे बहुत डिटेल में बात की, इन्होंने हर उस इशू पे जिस पे हमने इनको थोड़ा सा भी छेड़ा है उन्होंने बड़ी तफसील से जवाब दिया, बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिया। आप इस प्रोग्राम को देखकर क्या फ़ैसला करते हैं? क्या ये जो जवाबात थे आप इनसे सेटिस्फाइड हैं? क्या ये जो जवाबात दिए क्या ये लॉजिकल हैं? क्या ये जो जवाबात दिए गए क्या ये एप्लीकेबल हैं? ज़रूर हमें बताइए। हमारी वेबसाइट है 24/7online.tv। ज़ीशान मर्चेंट को इकोनॉमिक व्यूज़ से इजाज़त दीजिए। नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। थैंक यू। व्यूअर्स, ज़रूर अपना ख्याल रखिएगा और हमें बताते रहिए। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।